हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर जो कंपनीज है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ 6 से 7 कंपनीज का टोटल डिस्कशन करेंगे। पूरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर चल क्या रहा है, कंपनी की अर्निंग्स कैसे आ रही है, क्या कौन सी कंपनी के कॉन कॉल के अंदर क्या मैनेजमेंट जो है हाईलाइट कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम है ना कुछ कॉमन ट्रेंड्स ढूंढ के निकालेंगे जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर चीज़ें चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो केपेक्स है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने कुछ अगले 3 सालों के लिए मतलब अगर आप देखोगे तो FY 2029 तक इन्होंने गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है कि ये लोग कुछ 9 लाख करोड़ के आसपास स्पेंड करने वाले हैं इन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया को ही छोड़ दो, ऑल ओवर वर्ल्ड देखोगे तो अभी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप मार्केट देखोगे, इंस्टॉल्ड लेंथ देखोगे तो वो कुछ 5.3 के आसपास है 2021 में, जो कि 2030 में सीधा जाके 7.2 के आसपास हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2050 तक 12.7 के आसपास हो जाएगा, मिलियन किलोमीटर के आसपास। तो अभी जो चल रहा है 2021 के अंदर हम कंसिडर कर लेते कि 2024 कुछ 2021 से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कम से कम हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि 2.2x के आसपास जो है इसका ट्रांसमिशन लाइंस का जो लेंथ है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंक्रीज होने वाला है। मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। लेकिन हम इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले जो है मैं आपको मैक्रो समझा देता हूँ। लेकिन मैक्रो सबसे गंदी चीज़ होती है अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सबसे पॉजिटिव व्यू बनाना है तो। क्योंकि चीज़ क्या है पता है, मैक्रोज के नंबर सुनने के बाद हमें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख कर आती है इंडस्ट्री के अंदर, और क्या पता वो इंडस्ट्री ही अंदर ग्रो ना कर रही हो, कंपनीज जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हो। तो ऐसी सब चीज़ें जो है, ऐसी सब गलतियाँ भी जो होती है, तो इसलिए हम इंडिविजुअली कंपनीज को जाकर भी देखेंगे कि कौन सी कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है। फिर उसके बाद अगर आप ग्रेड इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 2019 से 2023 तक ये 1600 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी, जो कि डबल हो रही है लगभग, और 24-29 तक 3000 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा रही है। तो अगर आप उसमें इंडिया का शेयर देखोगे तो 4% के आसपास जो है इंडिया का शेयर है 3000 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो कुछ 10,000 करोड़ या फिर कुछ एग्जैक्ट नंबर आया था जो कि मेरे को याद नहीं है। कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स है अगर आप देखोगे तो बहुत लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि यार पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू लोग जो है एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर आप रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी जनरेट करो या थर्मल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करो, एट द एंड आपको उन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको वही पोल्स लगेंगे, वही ट्रांसमिशन टावर्स लगेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स लगेंगे और वही केबल्स लगेगी। तो कितना भी इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चीज़ें जो है शिफ्ट होनी स्टार्ट हो गए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली इंडस्ट्री जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो जितना ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड फोकस किया जा रहा है, उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन की नीड भी इंक्रीज होते जा रही है। क्योंकि कई केसेस में होता है कि बहुत सारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है आप अभी करंटली जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, नए लाइन्स लाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कई केसेस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अगर आप देखोगे तो उनके ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो थोड़ी बहुत पुरानी भी होने लगती है, तो उन्हें जो है वो रिप्लेस भी करनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी एसेट देखो कुछ टाइम बाद जो है वो डिप्रिशिएट होने लगता है, और एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स वगैरह या ये सब जो चीज़ें होती है ये डिप्रिशिएट होने लगी, तो जितनी एनर्जी जो है ये लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक साथ में, तो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी जो है डिक्रीज होने लगेगा, एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इनका जो रिप्लेसमेंट है वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रिड्स के अंदर इसके जैसे अपग्रेड्स वगैरह भी हो रहे, नए नए एनर्जी फॉर्म्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे, तो अपग्रेड वगैरह भी हमें देखने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर कनेक्शंस भी हो रहे पावर्स वगैरह के लिए, और सस्टेनेबिलिटी गोल्स वगैरह भी बहुत कंपनीज फोकस कर रही है। तो इसलिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड है ग्लोबल लेवल पे तो ख़त्म नहीं होनी है। इंडिया के लेवल की बात करें तो इंडिया के लेवल में अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी तक अच्छी तरीके से नहीं पहुँचती है, तो इंडिया के अंदर भी स्कोप है। इसके साथ साथ चीज़ें जो है इंडिया के अंदर रीन्यूएबल्स पे जो है बहुत अच्छा फोकस दिया जा रहा है। अगर आप रीन्यूएबल वाली कंपनीज देखोगे तो सारी कंपनीज के मैनेजमेंट बता रहे हैं कि हमारे कंपनीज के अंदर टेलमेंट्स है। ग्राविटा के केस में देख लो, ग्राविटा के नंबर्स बहुत अच्छे रिपोर्ट हो रहे थे। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 30% के आसपास आ रही थी। 25% का तो इन्होंने वॉल्यूम गाइडेंस देकर रखा था। टीना रबर के केस में देख लो, टीना रबर के केस में भी अच्छी ग्रोथ आने देखने मिल रही है हमें।
तो रिन्यूएबल की तरफ से टेलविंड्स है। टाटा पावर ने भी कुछ बताया कि 2030 तक ये लोग पूरा रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी भी आप अगर आपको शिफ्ट हो भी रहे हो तो आपको ट्रांसमिशन की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेशंस लेकर आ रही है इंडिया के अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे नेशनल ग्रिड प्लान लेकर आ रहे हैं, जीईसी लेकर आ रहे हैं, पीएलआई स्कीम लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, गति शक्ति नाम की एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो ये सब स्कीम्स वगैरह जो है इंडिया के अंदर चली रही है। बाकी अगर आप इंडिया का देखोगे, इंडिया के केस में तो जैसे कि मैंने आपको बताया 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है, मतलब 9 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास जो है ये 2032 तक स्पेंड करने वाले ऑन दी हाई वोल्टेज सेगमेंट। और अगर आप देखोगे तो हाई वोल्टेज सेगमेंट वाली जो कंपनीज होती है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर, उनके मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज यू कंपेयर इट विथ लो वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन भी लगती है बनाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो 33 गीगावाट्स के जो HVDC बाइपोल लिंक्स है ये लोग प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी जो है वो 168 गीगावाट के आसपास चल जाएगी 2032 तक। एट प्रेजेंट कैपेसिटी जो है वो 119 गीगावाट्स के आसपास है। और ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है 33% के आसपास जो है इंक्रीज हो जाएंगे लगभग बाय FY32 के आसपास। तो टेलविंड्स बहुत है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है स्किपर लिमिटेड। अब मैक्सिमम कंपनीज जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो जो है वो EPC कंपनीज रहेगी। अब EPC कंपनीज करती क्या है? EPC कंपनीज मतलब अगर आप देखोगे तो ये लोग इंजीनियरिंग वगैरह का काम करते हैं। ये लोग फोकस करते हैं कि ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, मैन्युफैक्चर वगैरह करेंगे, उसे सेटअप वगैरह करेंगे। इसके साथ साथ उसके लिए जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह भी जो है वो पास करेंगे, मतलब उसमें भी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप देखते हो तो EPC मतलब आपका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है EPC कंपनीज मैनेज करती है। बट EPC कंपनीज के मार्जिन्स थोड़े से मिसमैच्ड होते हैं, इतने अच्छे मार्जिन्स नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली जो कंपनी है उसका नाम है स्किपर, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मार्केट कैप जो है 6300 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन स्किपर की बात करें तो डिसेंट है, 59 के आसपास का PE। जिस तरीके का ग्रोथ कंपनी जो है लेकर आ रही है, अगर हम Q2 में इसके ग्रोथ नंबर्स देखें तो Q2 में थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला हमें, लेकिन अगर आप Q1 और इसके पहले के कुछ क्वार्टर्स में देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ जो है स्किपर दिखा रहा था। अगर आप देखोगे तो ओवर 60% जो है कॉन्स्टेंटली पिछले 4 क्वार्टर से जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है इस कंपनी के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी इस कंपनी के अंदर हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो इसके सेल्स के ग्रोथ के नंबर से जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये जो है जिस तरीके के प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर काम करती है, सारे सेगमेंट जो है ग्रोइंग सेगमेंट है। मतलब पहला जो है ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के सेगमेंट के अंदर काम करती है, वहाँ पे जो है इनकी अगर हम ईयर ऑन ईयर के लेवल पे ही ग्रोथ देखें तो इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर 42% की ग्रोथ है। इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स का जो स्केल है वो इनका बहुत छोटा, अभी बहुत छोटे स्केल पे ये लोग इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू वाइज इनका इंफ्रा से कितना रेवेन्यूज आता है तो सिर्फ 6% के आसपास आ रहा है। मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है इंजीनियरिंग से आते हैं 76% के आसपास, और पॉलीमर से कुछ 18% के आसपास रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग के अंदर इनके रेवेन्यूज़ के अंदर जो ग्रोथ देखने मिल रही है, इनका बेस भी इंजीनियरिंग का इंक्रीज हो चुका है, इसलिए ग्रोथ नंबर्स थोड़े कम देखने मिल रहा है। और इंफ्रा के अंदर इतनी हैवी ग्रोथ देखने मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नंबर्स बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे तो। और पॉलीमर्स के बिजनेस के अंदर जो है वो डी ग्रोथ देखने मिल रही है, क्योंकि चाइना से जो है थोड़ी बहुत डी स्टॉकिंग वगैरह चल रही है, इसलिए इस बिजनेस के अंदर जो है वो थोड़ा डी ग्रोथ देखने मिल रहा है। मार्जिन्स वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा मार्जिन्स जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं, मतलब इनका EPC वाला सेगमेंट है वो। और सबसे कम मार्जिन जो है इनके पॉलीमर बिजनेसेस के अंदर ही है अगर आप देखोगे तो। बाकी ROCE जो है डिसेंट है, डिसेंट मेंटेन कर चल रही है कंपनी। और फिर उसके बाद बात करें तो एक बार जो है हम बाकी चीज़ों पे भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी के पास कुछ 6000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। पहले 5800 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक थी, इन्होंने अभी 200 करोड़ कुछ इस क्वार्टर के अंदर और ऐड किया है Q2 के अंदर। और अच्छी खासी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है इनके पास। अगर हम इनका इनकम स्टेटमेंट देखोगे, अगर हम इनका इनकम स्टेटमेंट देखें तो 3200 करोड़ का जो है इन्होंने FY2024 के अंदर जो है वो सेल्स की है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे 6000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, मतलब लगभग 2 ईयर्स का जो रनवे है हमें देखने मिल रहा है। अगर हम अज्यूम करें कि सेल्स के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो, लेकिन ऑब्वियसली सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि हम जो है अगले 3 साल के लिए हमारे जो रेवेन्यूज़ है वो कुछ 25% के आसपास ग्रो करेंगे तीनों साल के लिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है 2024 में इन्होंने जो है टोटल 9 प्रोजेक्ट्स सिक्योर किए हैं PIGL की वजह से, और ये कुछ
765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट जो है ये लोग कर रहे हैं। इनका स्पेशलाइजेशन हाई वोल्टेज के अंदर है, तो हाई वोल्टेज के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली मार्जिन्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर ये सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर है ही, इसके साथ साथ ये लोग रेलवेज़ वगैरह को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीकॉम के लिए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है जैसे कि टेस्ट स्टेशन, टेलीकॉम टावर, फिर टावर एसेसरीज, मोनोपोल्स, पावर ट्रांसमिशन टावर्स, रेलवे स्ट्रक्चर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनकी इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर आती है। और इंफ्रा के अंदर ये लोग जो है टावर ईपीसी करते हैं, कोटिंग्स करते हैं, वाटर ईपीसी करते हैं। हाँ, मैं बोलना भूल गया कि ये लोग वाटर वाले सेगमेंट के अंदर भी है, वाटर ईपीसी के अंदर। अब वाटर ईपीसी सेगमेंट के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है, जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन्हें भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है। और एक और कंपनी है इस सेगमेंट के अंदर जिसका नाम है ईएमएस लिमिटेड, उसकी भी अर्निंग्स के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। अगर आप ईएमएस की अर्निंग्स जाकर चेक करोगे तो वो पहले कुछ 35% का उन्होंने गाइडेंस देकर रखा था, और अगर आप ईयर ऑन ईयर के लेवल पे देखोगे तो अर्निंग सिर्फ 10% के आसपास ग्रो कर रही है। तो पहले अर्निंग स्पेस ज़्यादा था, बट अभी थोड़ा बहुत रिड्यूस देखने मिला है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट कितने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब Q1 के अंदर जो है सारी कंपनीज को जो है ये चीज़ें जो है अफेक्ट कर गई थी Q1 के अंदर, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे, इसके साथ साथ बहुत सारी इंफ्रा स्पेंडिंग जो है वो रिड्यूस हो गई थी। और बहुत सारी कंपनीज, इनफैक्ट पॉलीकैब और केईआई जैसी कंपनीज है जो कि मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो प्रॉक्सी टू इंफ्रा ही हो गई है कंपनीज, तो उनकी भी सेल्स वगैरह थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। तो सारी कंपनी जो है Q1 के अंदर प्रॉब्लम दिखा रही थी। बाकी अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो ये लोग जो है पॉलीमर के अंदर भी है, जिसके अंदर ये लोग यूपीवीसी पाइप्स प्रोड्यूस करते हैं, सीपीवीसी पाइप्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ स्टोरेज टैंक्स वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं ये, और फिर बोरवेल पाइप्स फिटिंग्स वगैरह भी जो है ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। इनका मैक्सिमम जो पॉलीमर वाला बिजनेस है वो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर देखने मिल सकता है और ईस्ट इंडिया के अंदर देखने मिल सकता है। उसके अंदर ये लोग जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इन द पॉलीमर पाइप्स। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी एंड यूज़ वाली इंडस्ट्री जो है वो है प्लम्बिंग, सीवेज, बोरवेल और एग्रीकल्चर। ये पॉलीमर वाले प्रोडक्ट्स जो है ये वाटर ईपीसी के अंदर भी जो है थोड़े बहुत यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी वैल्यू चेन अगर हम देखें तो ये लोग पहले स्टील और बिलेट्स जैसी जो चीज़ें होते हैं उसे इनपुट की तरह लेते हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर उसके बाद उसे फैब्रिकेट और गैल्वनाइज करके टॉवर्स वगैरह बनाते हैं। और उसी तरीके से अगर आप वायर्स के केस में देखोगे तो ये लोग जो है वायर रॉड जो लेते हैं, इनपुट लेते हैं, फिर उसके बाद उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, बोल्ट्स और नट्स वगैरह भी बनाते हैं, फिर इसके साथ साथ डी साइकिल्स और हैंगर्स भी बनाते हैं, और फिर एट दी एंड ये लोग जो है ईपीसी लाइंस वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर पार्ट देते हैं। अब ये चीज़ के पास, ये कंपनी के पास जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, और इनकी लोकेशन भी बड़ी स्ट्रैटेजिक है, इसकी वजह से स्किपर के ऊपर जो है ये एक और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। फिर उसके बाद बात करें तो इनके एक्सपोर्ट से भी अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, कुछ 30% के आसपास इनके एक्सपोर्ट से कुछ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और इनके मार्जिन स्टेबल है। अगर आप स्किपर के मार्जिन देखोगे तो 10% के आसपास जो है इनके मार्जिन जो है स्टेबल लेवल पे है, एबिटा मार्जिन अगर हम बात करें तो। और फिर उसके बाद इनका जो केपेक्स है, कंपनी जो केपेक्स कर रही है वो डेट लेड केपेक्स है, जो कि एक और पॉजिटिव बात हो जाती है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि मैं चाहूँगा यार कि आप इक्विटी कम इशू करो और डेट लो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके बिजनेस के रिलेटेड तो आप जो है वो डेट प्रेफर करोगे, और इक्विटी डाइल्यूट करना जो है वो प्रेफर नहीं करोगे। तो डेट लेड कैपेक्स जो है वो ऑब्वियसली मेरे लिए ऑल टाइम प्रेफरेबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत सारी कंपनीज जो है वैसे भी आजकल इक्विटी लेड कैपेक्स की तरफ जा रही है, जैसे कि केईआई इंडस्ट्रीज जो है अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस करा था, वो डेट से करने वाले थे, बट अभी उन्होंने जो है वो चीज़ इक्विटी के ऊपर शिफ्ट कर दी है। बाकी ये इंडस्ट्री के ऊपर बेनिफिट भी हमें भयंकर देखने मिल रहा है, क्योंकि चाइना +1 वाला बेनिफिट भी हो रहा है इंडिया के लिए, और अगर आप देखोगे तो ग्लोबल ग्रिड इन्वेस्टमेंट जो है अगले कुछ 5 सालों के अंदर जो है लगभग डबल हो जाएगा। और दोनों आपका जो रेलवे सेक्टर भी है और टेलीकॉम सेक्टर भी है, जो कि जिन दोनों सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है, वहाँ पे भी जो है टेलविंड्स देखने मिल रहे हैं। अभी कंपनी जितनी भी आपकी ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनी है या फिर ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट के अंदर कंपनी है, सारी कंपनीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, मैं जनरल वे में बता रहा हूँ, स्किपर की भी बात कर रहा हूँ और बाकी कंपनीज के अंदर भी ये कॉमन है, अच्छी खासी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ये लोग मेंटेन कर चल रहे हैं, और जितना इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा जो है इनके लिए बेटर चीज़ होगी है। और अभी इन्हें जो है अगर ग्रो करना है तो इन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करते रहनी पड़ेगी, तो इनके रेवेन्यूज़ जो है जिस तरीके का गाइडेंस दे रहे हैं उस बेस पर रेवेन्यूज़ ग्रो होंगे। तो अगर हम देखें तो 85% इस कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और ये लोग कुछ 75,000 की कैपेसिटी जो है एक और लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों के ऊपर जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिलेगा।
फिर उसके बाद बात करें तो टोटल इनकी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हाई वोल्टेज के अंदर स्पेशलिटी है ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, तो उसके अंदर इनका कुछ 10 to 15% के आसपास का शेयर है। और हाई वोल्टेज के अंदर इनके जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप देखोगे तो। अभी करंटली जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है, कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि एक्सपोर्ट डिमांड से डोमेस्टिक की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली अभी बेटर है और ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड के अंदर झंझट वगैरह भी होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी लेने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स वगैरह भी होते हैं। तो डोमेस्टिक केस में हमें जो है अच्छा खासा डिमांड देखने मिल रहा है। और फिर उसके बाद बात करें तो इनका टेलीकॉम वाला जो सेगमेंट है, वाटर, रेलवे, ईपीसी वाले, ये सारे जो सेगमेंट्स है, उसके अंदर सिर्फ 25% ऑफ द टोटल सेल्स आ रही है बिजनेस की। फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये CY 29 मतलब FY 29 तक इनकी जो सेल्स है अभी कुछ 3000 करोड़ के आसपास ही है FY 24 में, उसे जो है ये लोग कुछ 10,000 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे, मतलब 3x कर देंगे इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब वही आपकी जो 25% की कैगर की ग्रोथ देखने मिल सकती है हमें। बाकी जितना ज़्यादा केपेक्स मोमेंटम गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यू होगा, उतना ज़्यादा फास्ट ये कंपनीज़ की जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, और उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ के लिए जो है वो बेटर होता है। ये एक रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रेलवे के अंदर केपेक्स के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है, और अगर आप देखोगे तो वो सारी कंपनीज़ के इफेक्ट वगैरह कंपनीज़ के इनकम स्टेटमेंट पे भी इफेक्ट कर रहा है आकर। सेल्स के अंदर थोड़ा बहुत पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन देखने मिला है, इनफैक्ट जुपिटर वैगन्स के अंदर अगर आप देखोगे, और थोड़ी बहुत कंपनीज, इनफैक्ट एम्पर इंटरप्राइजेस को अगर आप देखोगे तो रेलवे का स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है अगर आप देखोगे H1 के अंदर। तो बोल रहे हैं कि H2 के अंदर जो है स्पेंडिंग फिर से पिकअप करना स्टार्ट कर देगा, बट ये कुछ चीज़ें होती है जो कि एक रिस्क हो जाता है इन बिजनेसेस के ऊपर, कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है आपके बिजनेसेस की डिपेंड करना स्टार्ट कर देती है। वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने भी मिल रहा है, इसलिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि EMS की जो सेल्स है उसके अंदर भी जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। और फिर इन्होंने कुछ 18,000 करोड़ की जो है ऑर्डर्स की पाइपलाइन जो है वो बिड कर रखी है, और इस कंपनी का जो हिट रेशियो है वो 30% के आसपास है। तो 18,000 करोड़ में से लगभग इनके कुछ 25 to 30% के आसपास जो है इन्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे। बाकी एक्सपोर्ट डिमांड तो अच्छी है, बट ऑर्डर इनफ्लो जो है वो डोमेस्टिक के अंदर जो है कंपैरेटिवली इन कंपनीज को जो है फास्ट देखने मिल रहा है, स्पेशली स्किपर। टोटल एड्रेसेबल मार्केट्स की बात करें तो अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने 9 लाख करोड़ के आसपास का NEP के अंदर बजट देकर रखा है, बट उसमें अगर आप देखोगे तो 40 to 50% का जो मार्केट है वही स्किपर जो है वो केटर करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है हाई वोल्टेज की वजह से इन्हें जो है अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देखने मिल जाता है, और ये कंपनी जो है वो डोमेस्टिक ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रिपोर्ट कर रही है एज यू कंपेयर इट विथ इंटरनेशनल ग्रोथ। बट आपकी जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ होती है उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ग्रोथ के अंदर कंपैरेटिवली आपके मार्जिन वगैरह जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। और एक्सपोर्ट ग्रोथ इनका कौन से कंट्रीज से आ रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसी कुछ कंट्रीज है जहाँ से इनका जो है एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने मिल रहा है। इनफैक्ट साउथ अमेरिका से भी इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं, तो इनके रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट से कुछ अच्छे खासे आते हैं, ये इस कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि ये जो है धीरे धीरे इनके मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव करेंगे, और ये मार्जिन्स इंप्रूव कैसे करेंगे, ये जितने ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, जो मार्जिन एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो लेंगे, उस तरीके से अगर वो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे तो इनके मार्जिन्स वगैरह जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यही चीज़ें होती है, इनफैक्ट EMS के कॉल के अंदर भी मैंने पढ़ा था कि आप जिस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो उस टाइप के आपके जो मार्जिन्स है वो फ्लक्चुएट करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अभी तक कुछ 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इन्हें सिक्योर करना है FY 25 के अंदर। और रॉ मटेरियल, अब ये बिजनेसेस के अंदर एक और रिस्क हो जाता है, अगर आप इनकी क्रेडिट रेटिंग जाकर पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि यार रॉ मटेरियल के प्राइसेस के अंदर थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस वगैरह होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस को भी जो है ये चीज़ें जो है इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो है इतना प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पहले ही साइन कर देते थे, एडवांस वगैरह भी मिल जाता है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने तो बोला अपने कॉल के अंदर कि हम जो है मैक्सिमम कॉस्ट वगैरह जो है हमारे कस्टमर्स को पास ऑन कर देते। अब यूजुअली मैंने ट्रेंड देखा है कि इस सेगमेंट के अंदर, EPC सेगमेंट के अंदर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैक्सिमम कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज यू कंपेयर इट विद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स वाले केस में। और इनके मेजर रॉ मटेरियल से जिंक, PVC, रेसिन, और फिर उसके बाद जो स्टील के कंपोनेंट्स है दूसरे वाले, जिसमें इनके 70% ऑर्डर्स जो है वो फिक्स प्राइस के आसपास होते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये हेजिंग वगैरह भी कर रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए। 70% कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स प्राइस में हो रहे हैं, मतलब आप देखोगे तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है, तो स्किपर के मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। फिर दूसरी कंपनी जिनकी हम बात करेंगे, सेकेंड कंपनी जो है वो है ज्योति स्ट्रक्चर्स। अगर आप देखोगे तो ज्योति स्ट्रक्चर्स जो है छोटी कंपनी है, 2,900 करोड़ के आसपास
आसपास का मार्केट लेते हैं हमें से 3000 करोड़ का। तो अगर आप इनकी सेल्स देखोगे तो सेल्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ जो है अभी अभी होना स्टार्ट हो गई है, पहले एकदम अफेक्टेड थी। अब ज्योति स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ चुके थे। अगर आप देखोगे तो ये भी वही ट्रांसमिशन सेगमेंट के अंदर काम करती है, डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टावर्स टेस्टिंग प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम टावर्स के लिए, आपके EHV ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के लिए। फिर इसके साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन और कमिश्निंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, सब स्टेशन वगैरह भी ये वो वाली सर्विस प्रोवाइड करती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर भी फोकस है। और ये कंपनी का जो कस्टमर बेस है अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी है, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, सीमेंस एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ नेशनल थर्मल पावर जैसे जो प्लेयर्स है, ये जो है इनका कस्टमर बेस है। लेकिन अगर इस कंपनी के अंदर अगर आप रिस्क देखोगे ज्योति स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज 97% ऑफ रेवेन्यूज टॉप 5 कस्टमर्स से आते हैं। तो एक बार अगर आपका एक भी कस्टमर जो है गलती से भी इस कंपनी को छोड़ देता है तो सेल्स जो है बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू की बात करें तो यार ये कंपनी ने पहले इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी थी। अगर आप देखोगे तो इसका स्टॉक प्राइस एकदम स्विंग ले चुका है इतने टाइम से, 10 साल से लिस्टेड है ये कंपनी, और स्टॉक प्राइस ने एकदम स्विंग ले चुके हैं क्योंकि कंपनी ने अपने डेट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे भी डिफॉल्ट किया हुआ है। अभी हालांकि मैनेजमेंट आया हुआ है और ये कंपनी जो है स्क्रूटिनी के अंदर भी है। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है इसे मॉनिटर वगैरह कर रहे हैं इस कंपनी को अभी। बट यार एक बार आपके कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होना स्टार्ट हो जाता है तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है कंपनी। तो ज्योति स्ट्रक्चर्स भी ठीक ठाक ही कंपनी है, ट्रैक कर सकते हो आप, डिसेंट कंपनी है। बट मेरा तो इंटरेस्ट नहीं बनता एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाता है तो। बाकी अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है कॉन्कॉल्स वगैरह करती है नहीं, और इन्होंने इंसॉल्वेंसी के बाद 2021 के अंदर एक और नया राइट इशू करा था, जिसकी वजह से इनका इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल लगभग जो है वो डबल हो चुका है ये राइट शेयर इशू की वजह से। तो इसके वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसका EPS अगर आप देखोगे ये कंपनी का, तो EPS भी एकदम रिड्यूस हो चुका है इस रीज़न की वजह से, अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए तो EPS के अंदर जो है वो फॉल देखने मिला है। तो ये एक और बुरी चीज़ हो जाती है इस कंपनी के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको हाईलाइट कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों इस कंपनी के अंदर हाईलाइट कर दी। पॉजिटिव चीज़ यही है कि ये सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर काम करती है। अगर आप मार्जिन वाइज देखोगे इस कंपनी के, तो मार्जिन भी बड़े फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे 100 टाइम्स बेटर स्किपर्स के मार्जिन लग रहे हैं। हालांकि नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैं कोई रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ, ये स्टॉक्स जो है हम एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करते जा रहे हैं इनका। फिर उसके बाद जो अगली कंपनी है विवियाना पावर। अब विवियाना पावर जो है कंपैरेटिवली मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। माइक्रो कैप स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो 568 करोड़ के आसपास का जो है इस कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर आप इस कंपनी के मार्जिन देखोगे तो बड़े इंटरेस्टिंग मार्जिन है, क्योंकि स्किपर के केस में अगर आप देखोगे तो 10% के आसपास मार्जिन है। और उसी जगह अगर आप विवियाना के मार्जिन देखोगे तो जितना स्किपर का जो एबिटा मार्जिन है उतना विवियाना का जो है वो पैट मार्जिन है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है विवियाना के अंदर। हो सकता है कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिले, लेकिन दोनों भी कंपनीज EPC कंपनीज है। ऐसा भी हो सकता है कि विवियाना का जो स्केल है वो छोटा है इसलिए इनके ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है विवियाना के अंदर। सेल जो है ईयर ऑन ईयर लेवल पे डबल ही होते जा रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज भयंकर देखने मिल रहा है इन कंपनीज़ के अंदर। अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा देखने मिल रहा है, EPS के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी अच्छा देकर रखा है। टॉप लाइन का गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने इस साल के लिए FY25 के लिए 125 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया है। 100% का गाइडेंस जो है कंपनी का मैनेजमेंट ऑलरेडी दे चुका है। और फिर अब कंपनी के मैनेजमेंट ने इनका गाइडेंस जो है इंक्रीज भी किया था, ये एक और पॉजिटिव बात हो जाती है विवियाना के लिए। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे अगर आप देखोगे तो 90 करोड़ का जो है ये ऑलरेडी कर चुका है। मतलब अगर हम इनके हाफ ईयरली भी देखें तो 90 करोड़ का जो है ऑलरेडी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आराम से ये लोग जो है, मुझे ऐसे लगता है इनका दिया हुआ गाइडेंस जो है आराम से अचीव कर लेंगे। बाकी इस कंपनी के साथ इंटरेस्टिंग ये लगता है कि इसका बेस बहुत छोटा है। 568 मार्केट कैप करोड़ की जो है वो कंपनी है, 568 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो वो इंटरेस्टिंग है। और इसके मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई है, ये इस कंपनी को जो है और इंटरेस्टिंग बना देता है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, गाइडेंस बहुत अच्छी दे रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 100% के लेवल पर इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर लेवल पर। ऐसी कंपनीज़ के अंदर मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है और मैं बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ ऐसी कंपनीज़ को स्टडी करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। मुझे बड़ी पसंद है ऐसी कंपनीज़, क्योंकि आप सोचो ना यार, एक साल अगर आप 100 रुपीज़ का धंधा कर रहे हो तो उसी अगले
उसके अगले साल आप 200 रुपीज़ का धंधा करोगे। आपका बिजनेस कितने फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। और यही बिजनेसेस जो है मैक्सिमम ईपीएस के अंदर भी जो है वो इंक्रीमेंट लेकर आते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इसका ईपीएस के अंदर भी जो है हमें भयंकर इंक्रीज देखने मिल रहा है। चीज़ एक है कि इन कंपनीज़ का अगर आप देखोगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल इन कंपनीज़ के केस में हाई है, क्योंकि इनका डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली डेटर डेज, क्योंकि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम करती है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम करती है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ये काम करती है, तो इन्हें जो कैश वगैरह है वो इतने जल्दी मिलता नहीं है। तो डेटर्स इन कंपनीज़ के डेटर्स और रिसीवेबल जो है इन कंपनी के ज़्यादा होते हैं। ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। आप सिर्फ कैश फ्लो देखकर किसी भी बिजनेस को जो है वो जज नहीं कर सकते हो। अगर आप कैश फ्लो वाइज देखोगे तो विवियाना पावर जो है सबसे बकवास बिजनेस होगा इसके अंदर, बट अगर आप रेवेन्यू के पेस ऑफ ग्रोथ को देखोगे तो उस हिसाब से विवियाना पावर जो है एक इंटरेस्टिंग बिजनेस जो है दिख कर आता है। और कैश फ्लो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बहुत बड़ा बायस है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो वो वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो आपको समझ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। और ये आप ये वो परफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना जो आपको देखने की आदत लगी कि यार कैश फ्लो जो है अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बायस से आप बाहर निकल जाओगे और अच्छी कंपनीज ऑटोमेटिकली स्पॉट करना स्टार्ट कर दोगे। फिर उसके बाद बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक भी एकदम हेल्दी है, ऑर्डर बुक के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इस कंपनी की। मैक्सिमम ये जो कंपनी है इसके ऑपरेशंस गुजरात में होते हैं फिलहाल तो। और अगर आप देखोगे तो ये कंपनी भी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। 236 करोड़ के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। और कॉस्ट एफिशिएंसी इस कंपनी की इतनी अच्छी है क्योंकि इसके मार्जिन्स वगैरह भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, पोटेंशियल दिख रहा है हमें इस कंपनी के अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी दिख रही है मुझे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर। सबसे छोटी कंपनी और सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप की कंपनी लग रही है मुझे। बट हालांकि पता नहीं, ट्रैक करते रहना पड़ेगा ये बिजनेस को, क्योंकि गाइडेंस तो आप दे दोगे और अचीव नहीं करोगे। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी यही केस हुआ है। और वैसे भी स्टोरीज के ऊपर तो मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ जब तक एग्जीक्यूशन हमें देखने नहीं मिलता है। तो स्टोरीज होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, बट एग्जीक्यूशन भी हमें दिख कर आना चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है और बस स्टोरी सुनने मिल रही है तो ऐसे बिजनेसेस को एक ही चीज़ करनी चाहिए आपको, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, क्योंकि नहीं तो दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करें तो अगली जो कंपनी है वो है PIGL। अब PIGL भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो PIGL का भी मार्केट कैप 400 करोड़ के आसपास का है। अगर आप ग्रोथ देखोगे इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो अभी सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है 126% के आसपास की। और मार्जिन देखोगे तो मार्जिन के अंदर जो है PIGL के मार्जिन जो है उसके अंदर हमें थोड़ा फॉल देखने मिला है। PIGL कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है तो वो भी जो है ये EPC सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है इंडोर सबस्टेशंस, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, इसके साथ साथ जनरेटर सेल सर्विस, और फिर इसके साथ साथ ये डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर्स फॉर हाई एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये सारी कुछ सर्विसेज है जो कि ये ऑफर करते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये इनकी जो यूज़र इंडस्ट्रीज है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSUs गवर्नमेंट, और मैक्सिमम जो है ये गवर्नमेंट को ही सप्लाई करती है अगर आप देख रहे रहोगे तो। और इनके सेल ऑफ प्रोडक्ट से कुछ 83% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और सर्विसेज से कुछ 17% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। PIGL का देखोगे तो ग्रोथ जो है अभी अभी पिकअप होनी स्टार्ट हो गई है। अगर आप इस बिजनेस को पहले ट्रैक करते थे तो पहले के हिसाब से अगर आप ग्रोथ देखो बिल्कुल ही बकवास ग्रोथ है, लेकिन अभी पिकअप होनी स्टार्ट हो गई है। तो ट्रैक करते रहो, देखते रहो, क्या पता आगे इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली पिकअप होनी स्टार्ट हो जाए और फिर ये कंपनी जो है इंटरेस्टिंग बेट बन सकती है उसके बाद अगर आप देखोगे तो। फिर इसके साथ साथ इस कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। अगर आप PIGL का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ जो जहाँ से 126% की है, आपका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का ग्रोथ जो है वो 180% का है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिल रहा है इस कंपनी को। अब ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर जो है थोड़ा बहुत फॉल देखने मिला है हमें, जिसकी वजह से इतना अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इन्होंने अब तक टोटल कुछ 35 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, 35 प्लस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स किए। ये वन ऑफ द मतलब एक अकेली ही कंपनी है पूरे सेगमेंट के अंदर जिन्होंने इतने ज़्यादा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स किए। और फिर इसके साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह के जो कंट्रोल पैनल होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो लाइट्स का हम सीधा स्विच ऑफ वगैरह, स्विच ऑन ऑफ करके लाइट बंद चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर अगर आप देखते हो तो ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर प्रॉपर कंट्रोल पैनल होता है कि आपको जो है प्रॉपर चीज़ें, स्विचेस वगैरह होते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो वो भी ये लोग बनाते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो सोलर EPC के अंदर भी एंटर कर रही है। ऑर्डर बुक इनकी अच्छी है, एग्जीक्यूट अगर अच्छा करेगी तो
देखो यार, ये ईपीसी कंपनीज़ के अंदर, ट्रांसमिशन कंपनीज़ के अंदर आप जितना अच्छा एग्जीक्यूट करोगे उतना जल्दी जो है आप विनर बन पाओगे। और अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे और बस आपके पास ऑर्डर बुक पड़ी है तो ये दिक्कत हो जाती है। ऑर्डर बुक वाली कंपनीज़ के साथ ये बहुत बड़ा इशू होता है कि ऑर्डर बुक्स तो इनके पास बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये लोग जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है अभी मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना से भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है 28 करोड़ के आसपास का। और ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो है अपॉइंट किए गए टू मैनेज द पावर सप्लाई सिस्टम्स फॉर द न्यू इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट एट उदयपुर वाला जो एयरपोर्ट है उस वाले एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि ये कंपनी बता रही है अपने कॉन कॉल के अंदर कि बहुत ज़्यादा फोकस है, भयंकर ग्रोथ देखने मिल सकती है इंडिया के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने मिल रही है। इसके साथ साथ ये लोग सोलार ईपीसी के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, और आपका जो ये है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उसके साथ भी, उसके अंदर भी एंटर कर रहे हैं। ग्रोथ गाइडेंस अगले 2 साल के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है वो 50% के आसपास देकर रखा है, जो कि डिसेंट है गाइडेंस, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। 50% का गाइडेंस 2 साल के अंदर मतलब अच्छा खासा गाइडेंस देकर रखा है। और मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो उसके अंदर थोड़ा फॉल देखने मिला है, मतलब 10.84% के आसपास हो चुके हैं, और इंडस्ट्री एवरेज जो है 10 to 12% के आसपास है। तो हो सकता है कि अब इनके जो मार्जिन है वही 10 to 12% के बीच में जो है वो मेंटेन रहे। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि मार्जिन जो है 2 से 3% से जो है ये FY26 के अंदर जो है इंक्रीज़ करेंगे, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और सिलेक्टिव टेंडरिंग। अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है और सिलेक्टिव टेंडरिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो वही आपको बताता है कि आपके कंपनी को बॉस ये प्रोजेक्ट के अंदर कितना मार्जिन मिलेगा। अगर आप उस टाइप का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो जिसमें आपके मार्जिन वगैरह अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली आपके इनकम स्टेटमेंट पे जो मार्जिन है वो हिट होंगे, और फिर आपकी बॉटम लाइन भी जो है ऑटोमेटिकली हिट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आखिरी कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है बजेल प्रोजेक्ट्स। अब ये कंपनी भी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 3300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी सेल्स को दिखा रही है कंपनी, ओवर 100% ग्रो कर रही है पिछले 3 क्वार्टर से, तो ये सुपर हो जाता है। और ऑपरेटिंग लेवरेज वाइज देखोगे तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है इस कंपनी को अपने ऑपरेशंस के अंदर। इस क्वार्टर के अंदर नहीं मिला है बट अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, तो नंबर्स अच्छे हैं। कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है, ये भी वही हमारे ईपीसी वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, ट्रांसमिशन सेगमेंट के अंदर काम करती है, हाई वोल्टेज वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। लेकिन ये बिजनेस ग्रोथ तो अच्छी लेकर आ रहा है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक इशू है, वो है वैल्यूएशन। अगर आप पी देखोगे इसका तो 133 के आसपास है, जहाँ आप बाकी विवियाना पावर को देखोगे तो 50 to 60 के बीच में पी है, मैक्सिमम 70 तक, तो 50 to 70 के बीच में सारे स्टॉक्स का पी है, और इनका स्टॉक जो है वो 133 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। मानता हूँ मैं, मेरा ही स्टेटमेंट है कि यार सिर्फ पी देखकर कुछ होता नहीं है, क्योंकि पी जो है स्टॉक को उसके ग्रोथ के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी इसी पेस पे कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रही तो ये पी जो है वो थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल हो सकता है। मैं देखूंगा, वेट करूंगा, इस कंपनी को ट्रैक करता रहूंगा। अगर यही बेस पे ग्रो करती रही कंपनी, यही पेस पे ग्रो करती रही, तो मेरे लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी ये कंपनी। अभी के हिसाब से सिर्फ वैल्यूएशन रीजन की वजह से मैं इस कंपनी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट चीज़ ये है कि अगर इसका पी जो है वो कुछ 70 के आसपास भी होता तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बेट बन जाती कंपनी, इंटरेस्टिंग प्लेयर हो जाता है इसके अंदर। बट अभी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है कंपनी। अगर आप मार्जिन्स वाइज देखोगे तो मार्जिन्स भी वही, अगर आप जो देखोगे तो मार्जिन्स इसके बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप देखोगे तो 2.4%, 1.3% के आसपास जो है इसके मार्जिन्स है। अगर आप देखोगे तो पहले ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी इस कंपनी के अंदर हमें टर्न अराउंड देखने मिल रहा है, और अभी अभी ये जो है प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। चीज़ क्या है पता है, ये है तो ईपीसी सेगमेंट के अंदर स्टॉक पी जो है वो 133 के आसपास है, लेकिन मार्केट जो है वो इतना जल्दी आपकी जो ईपीसी कंपनी से उसे इतना फास्ट रीरेट नहीं करता है जितना। अगर आप देखोगे तो पहले डिफेंस वाली जो कंपनीज थी कौन से पी मल्टीपल पे ट्रेड करती थी और अब भी कौन से मल्टीपल पे ट्रेड करती है, लेकिन ईपीसी कंपनी जो है उसके अंदर हमें जो है इतना जल्दी रीरेटिंग देखने नहीं मिलता है। बाकी ये कंपनी भी आपके हाई वोल्टेज सेगमेंट के अंदर काम करती है, और इस कंपनी के मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो ये कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल हुई है। तो बाकी ये बिजनेस को भी आप इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि यार ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर कौन से इंटरेस्टिंग बिजनेसेस है, और थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया आपको इन बिजनेसेस के बारे में। स्किपर जो है और विवियाना पावर जो है मुझे अभी के फेस पे बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर्स लग रहे हैं अगर आप देखोगे तो। बट विवियाना के इसमें वही इशू है, लॉट वाला इशू है कि आपको लॉट में स्टॉक्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं, तो वो एक इशू हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बजेल प्रोजेक्ट जो है अच्छा बिजनेस है, अच्छे नंबर्स लेकर आ रहा है, लेकिन चीज़ वही है यार कि आप कौन कॉल करते नहीं हो, और इसके साथ साथ आपके मार्जिन जो है वो थोड़े फ्लक्चुएटिंग देखने मिल रहे हैं मुझे।
तो मैं कुछ और 2-3 क्वार्टर्स ट्रैक करूँगा और वैल्यूएशन भी इनकी थोड़ी हाई लग रही है, तो मैं और 2-3 क्वार्टर्स इन्हें ट्रैक करता रहूँगा और फिर थोड़ा बहुत कंक्लूजन बनाऊंगा। लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज़ है उनके टॉप लाइन के अंदर और बॉटम लाइन के अंदर हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंटली इन कंपनीज़ को जाकर स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो है वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट एक और रिस्क बन जाता है ट्रांसमिशन कंपनीज़ के अंदर, इन ईपीसी कंपनीज़ के अंदर, कि लैंड का इशू बहुत होता है और न्यूएंसेस बहुत होते हैं इन कंपनीज़ के अंदर। मतलब किस टाइप के न्यूएंसेस होते हैं कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डिसाइडेड है कि आपका 1000 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, वो 1000 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट तो आप मान लोगे करना है, गवर्नमेंट की लैंड रही तो ठीक है, आपको लैंड वगैरह तो मिल जाएगी। अगर प्राइवेट प्लेयर है वो आपको लैंड देने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1000 करोड़ के आसपास का आपके ऑर्डर बुक के अंदर रजिस्टर्ड है, और कल को अगर वो लैंड के अंदर इशू आने लगते हैं, कुछ इशू हो जाता है और वो लैंड जो है उस कंपनी को मिल नहीं पाता है, तो आपका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो 1000 करोड़ से आपके ऑर्डर बुक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी और फिर स्टॉक के अंदर भी री रेटिंग देखने मिलेगी, लेकिन लोअर साइड की तरफ। तो एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है ये। तो ये कंपनीज के ऊपर रिस्क हो जाता है थोड़ा। तो एग्जीक्यूशन जो है इन कंपनीज का मेन की है। टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ तो है ही, लेकिन आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। होपफुली आपके पोर्टफोलियो के अंदर या फिर आपके लाइक आपके ट्रैकिंग लिस्ट के अंदर और थोड़ी बहुत कंपनीज जो है ऐड हो गई रहेगी। और हाँ, ये वीडियो के अंदर कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया था ये वीडियो, तो एकदम रिकमेंडेशंस मत समझना कोई चीज़ को। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली सेगमेंट वाली जो कंपनीज है बड़ी अट्रैक्टिव बेट लगती है। इंडिपेंडेंटली सारी कंपनीज को जाकर स्टडी करो और फिर उसके बाद कंक्लूजन बनाओ कि आपको करना क्या है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।